गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फिर मैं आपके लिए जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा साख नीति के बारे में बात कर रहे थे उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व के व्याख्यानों में मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे कार्यों में आए, चाहे इसके मुद्रा साख नीति को कंट्रोल करने के उपायों पर आए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको इसको अच्छी तरह तैयार करना है। मैंने पीडीएफ नोट्स में भी सब चीज़ें डाली हैं, आप उनको देखिए एक बार, और जो कुछ भी आपको वीडियो में लेक्चर हम बताते हैं हमारे उस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, तो आपको निश्चित रूप से बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि अभी पता नहीं कब अभी एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो कब से आप लोगों को आना है इसके बारे में अभी कोई पता नहीं है। तो जब तक आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है निश्चित रूप से उसका लाभ उठाइए, ताकि आपका जो डैमेज हुआ है 3-4 महीनों का, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आगे पता नहीं क्या होगा, तो आप उसका ऑनलाइन जो आपकी टीचिंग हो रही है पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, चाहे वीडियोस के माध्यम से, आप उसका फायदा उठाइए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो हमने मौद्रिक नीति की बात की थी या मुद्रा साख नियंत्रण के उपायों की बात की थी, उसमें 2 तरह के उपाय देखे थे जो हमने पूर्व में बात की थी, परिमाणात्मक और गुणात्मक। और परिमाणात्मक मैंने ये भी कहा था कि ये वे उपाय हैं जिसका प्रभाव पूरे देश में एक साथ पड़ते हैं, और गुणात्मक उपाय भी उपाय होते हैं सेलेक्टिव, जिसको बोलते हैं, क्वांटिटेटिव भी जिसको हम, क्वालिटेटिव भी जिनको हम कह सकते हैं। ये वे उपाय होते हैं जो कुछ ही सेलेक्टेड एरियाज में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रजिस्ट्रेशन करना हो, साख को कंट्रोल करना हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो उपाय अपनाता है। तो परिमाणात्मक या क्वांटिटेटिव उपायों में हमने देखा था बैंक दर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, नकद कोष अनुपात में परिवर्तन है, तरलता अनुपात में परिवर्तन है, और आज उसी का एक पार्ट और बचा हुआ है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको शायद ही नहीं पता होगा कि इसका पूरा नाम क्या है। रेपो रेट होता है रीपर्चेजिंग रेट, और रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा हो जाता है, यानी रिवर्स उसका उल्टा हो जाता है। अब रेपो रेट है क्या, तो इसको भी समझिए कि जैसे अगर आपको कभी बैंकों से ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो आप बैंकों से उधार लेते हैं, तो बैंक द्वारा आपसे जो ब्याज दर वसूल किया जाता है वो ब्याज दर कहलाता है। उसी प्रकार व्यापारिक बैंकों को भी जब ऋणों की आवश्यकता होती है तो वे देश के केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। क्या आपको पता होगा, और कार्यों में मैंने ये पीडीएफ नोट्स में दिया है कि बैंकों का अंतिम दाता, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी बैंकों को आवश्यकता पड़ जाती है और कई बार उनको नकदी की समस्या पैदा हो जाती है, या दूसरे शब्दों में जब उनको धन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सहायता प्रदान करता है। क्योंकि देश का वो केंद्रीय बैंक है, मुखिया है, हेड है, तो उसका दायित्व बन जाता है कि वो अपनी व्यापारिक बैंकों की मदद करे। और ये भी उसको ध्यान रखना होता है कि आज भारत का बैंकिंग सिस्टम बहुत साउंड है, और उसके पीछे एक हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले किया है। और आप देखते होंगे कि अभी तक प्राइवेट बैंक को कुछ छोड़ दीजिए या कॉर्पोरेट बैंक को छोड़ दीजिए, 1992 में हमारे यहाँ पे न्यू बैंक ऑफ इंडिया जरूर उसकी समस्या हो गई थी, दिवालेपन की स्थिति में हो गया था, लेकिन तो भी उसको बंद नहीं करके उसको मर्ज कर दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक में। मर्जर तो आज भी चल रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई, यस बैंक का भी कोई समस्या आई थी, लेकिन ये प्राइवेट बैंक है और वो भी उसको भी वो अब संभल गया है। तो ऐसे भारत का बैंकिंग सिस्टम बहुत साउंड है, और कहीं भी बैंकों में नकदी की समस्या पैदा हो जाती है, कोई संकट पैदा हो जाते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनका समाधान करता है। ये बात जरूर है कि बैंकों में बहुत स्कैम्स हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे आप पढ़ेंगे आगे सफलताएं जो मैंने उसमें पीडीएफ नोट्स में भी दिया है, लेकिन ये कई बैंकों को ये चूना लगाया गया है या बैंकों की मिलीभगत से हुआ है, जिसके कारण देश का अरबों खरबों रुपया जो है उसका नुकसान हुआ है। वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जरूर थोड़ा सा अपना उसकी फेल्योर हम कह सकते हैं। तो ये अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उसको छोड़ दें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूरे बैंकिंग सिस्टम को इतना कंट्रोल कर रखा है कि आज हमारे भारत का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही साउंड है। तो हम जो बात कर रहे थे कि रेपो रेट की, तो जब व्यापारिक बैंकों को भी ऋणों की आवश्यकता होती है तो वे केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं, तो जिस ब्याज दर पे केंद्रीय बैंक द्वारा उन्हें ऋण दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और इसका उल्टा अगर हम करें कि जब बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को जब कई बार अतिरिक्त नकदी बच जाती है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा करा देते हैं
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर ब्याज देता है, तो बैंकों को आय के रूप में प्राप्त हो जाता है, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज 6 अगस्त 2020 को जो पॉलिसी आई थी इसकी लास्ट, उसमें अनुसार रेपो रेट जो है आपकी 4% है और रिवर्स रेपो रेट आपकी 3.35% है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि आप इसको ध्यान रखना है कि आपके जब एग्जाम्स होंगे उसके में भी समय समय पर बदलते रहेंगे, हम वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है एज ए कॉमर्स स्टूडेंट कि क्या रेट चल रही हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक रेट क्या चल रही है, CRR क्या है, SLR क्या है। क्योंकि एक कॉमन सेंस के कुछ ऐसे आंसर क्वेश्चंस होते हैं या जिनको चैप्टर होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, यानी सबको ही पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं। और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको तो पूरे ध्यान रखना होता है कि आज हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या दरें चल रही हैं। ये 2 नंबर भी पूछ सकते हैं, 7 नंबर भी पूछ सकते हैं, 15 नंबर में भी आपको अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिमाणात्मक उपाय या मात्रात्मक उपाय, जिसके परिणाम पूरे देश में एक साथ आते हैं। अब हम बात करेंगे गुणात्मक उपायों की, क्षमा करें, अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुणात्मक उपायों की। थैंक यू।